हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का इंग्लिश ज्ञान विद आरजे पर। दोस्तों, आज हम हमारा सेकंड नोवेल समझने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और हाँ, जो स्टूडेंट टीईटी वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, नोवेल की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा आज का नोवेल है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, जिसे लिखा है चार्ल्स डिकन्स ने, और इसे पब्लिश किया था 1859। दोस्तों, ये सबसे रोमांचक नोवेल होने वाला है। और हाँ, सबसे ख़ास बात यह है कि इस नोवेल की 200 मिलियन कॉपीज सोल्ड हो चुकी है। दोस्तों, इस नोवेल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है रिकॉल टू लाइफ, और सेकंड पार्ट है द गोल्डन थ्रेड, एंड थर्ड है द ट्रैक ऑफ अ स्टॉर्म। दोस्तों, नोवेल की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके कैरेक्टर को समझ लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए इसके कैरेक्टर पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, पहले नंबर में है डॉक्टर मैनेट, सेकंड में है लूसी, ये डॉक्टर मैनेट की डॉटर है। थर्ड में है चार्ल्स डर्नी, ये इस नोवेल का हीरो है। इसके बाद है सिडनी कार्टन, जेरी क्रंचर, जार्विस लॉरी, अर्नेस्ट डिफार्ज, ये सर्वेंट होता है डॉक्टर मैनेट का। और थीस डिफार्ज, ये अर्नेस्ट डिफार्ज सर्वेंट की वाइफ। चार्ल्स एवरमोंट, अंकल ऑफ चार्ल्स डर्नी, मतलब इस नोवेल के हीरो के अंकल। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमारे नोवेल का टाइटल है अ टेल ऑफ टू सिटीज़। टू सिटीज़ से ही समझ में आ रहा है कि ये 2 शहरों के बीच की कहानी है, और वो 2 शहर हैं दोस्तों, लंदन एंड पेरिस। दोस्तों, चार्ल्स डिकन की एक फेमस लाइन है जो कि इस नोवेल की शुरुआत में ही हमको मिलती है। इट वॉज द वेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द रोस्ट ऑफ टाइम। इट मीन्स यह एक अच्छा समय भी था, यह एक बुरा समय भी था। चलिए नोवेल को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, उस टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम था। डॉक्टर मैनेट को पेरिस की एक जेल में 18 साल तक कैद करके रखा जाता है, और उस जेल का नाम बेस्टाइल जेल था। दोस्तों, डॉक्टर मैनेट की एक बेटी होती है जिससे वो कभी नहीं मिले होते हैं, और वही बेटी उनको छुड़वाती है जिसका नाम लूसी होता है। यह बहुत बुरा समय चल रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस नोवेल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और इसका पहला पार्ट है रिकॉल टू लाइफ, और ये 1775 में शुरुआत हुई थी। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, जेरी क्रिंचर ये एक संदेश भिजवाने वाला व्यक्ति होता है, और लंदन से 2 बार ये संदेश लेकर जाते हैं। ये टेल्सन बैंक के कर्मचारी भी होते हैं। जेरी क्रिंचर डॉक्टर मैनेट का मैसेज लेकर जाते हैं जार्विस लॉरी के पास कि आप ये मैसेज लूसी तक पहुंचा दीजिए। उस मैसेज में लिखा होता है कि डॉक्टर मैनेट अभी जिंदा हैं। इट मीन्स रिकॉल टू लाइफ। ये मैसेज जैसे ही लूसी को मिलता है, लूसी एकदम शॉक हो जाती है कि यार मेरे पिता भी जिंदा हैं। तो वो रिप्लाई में लिखती है, वेट एट डोवर फॉर मैम सेल्स मिस मैनेट, और ये लेटर वापस लॉरी जेरी क्रिंचर को दे देते हैं। पेरिस का उपनगर जिसका नाम फाउवर्ग सेंट एंटोनियो होता है, जहां डॉक्टर मैनेट का पुराना नौकर अर्नेस्ट डिफार्ज और थीस डिफार्ज रहते हैं। दोस्तों, ये डॉक्टर मैनेट को ऑलरेडी अपने घर पर वेस्टाइल जेल से छुड़ा कर ला लेते हैं और घर पर छुपा कर रखते हैं। उनके घर पर एक वाइन शॉप होती है ताकि कोई शक भी नहीं करे। मिस मैनेट, डॉक्टर मैनेट की बेटी, अर्नेस्ट डिफार्ज के घर जाती है और डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर मैनेट एक कोने पर बैठकर जूते की सिलाई करते हुए नजर आते हैं उनको। हाँ, ये हंसने वाली बात है क्योंकि उनका दिमागी संतुलन कुछ बिगड़ सा जाता है, एकदम अलग ही बिहेवियर हो जाता है उनका। लूसी ये देखकर एकदम हैरान हो जाती है कि पिताजी की ऐसी हालत हो गई है। लूसी उनको बार बार याद दिलाने की कोशिश करती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन वो उनको कुछ याद ही नहीं आता, वो कुछ समझते ही नहीं। हाँ, लेकिन लास्ट टाइम में लूसी के गोल्डन हेयर देखकर उनको याद आता है कि हाँ, ये मेरी बेटी है।
इसके बाद लूसी और लॉरी डॉक्टर मैनेट को वापस डोवर लेके जाते हैं। डोवर इंग्लैंड में ही है। दोस्तों यहाँ तक है हमारा स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, द गोल्डन थ्रेड। ये 1780 की घटना है, 5 साल आगे की। इस चैप्टर में चार्ल्स डर्नी पर एक कोर्ट पर मुकदमा चल रहा है और ये मुकदमा राजद्रोह के मामले में चलाया जा रहा है। चार्ल्स डर्नी रहने वाले फ्रांस के हैं और ये ब्रिटेन में जासूसी करने आए हैं, इसका आरोप इन पर लगा है। इस कोर्ट में डर्सी के साथ में डॉक्टर मैनेट और लूसी भी मौजूद हैं, क्योंकि ये चार्ल्स डर्नी को अच्छी तरह से जानते हैं। 5 साल पहले जब ये फ्रांस से इंग्लैंड आ रहे थे तब ये तीनों मिले थे। चार्ल्स डर्नी पर जब मुकदमा चल रहा होता है तो उनका वकील होता है स्ट्रेवर और स्ट्रेवर का साथी होता है सिडनी कॉर्टन। ट्विस्ट की बात यह है दोस्तों कि सिडनी कॉर्टन और चार्ल्स डर्नी दोनों की शक्ल मिलती जुलती होती है, तो इसका फ़ायदा स्ट्रेवर जो उनका वकील होता है चार्ल्स डर्नी का, उसको मिल जाता है। हम शक्ल का फ़ायदा उठाकर चार्ल्स डर्नी को बचा लिया जाता है और वो वहाँ से छूट जाता है। स्टोरी वापस फ्रांस पर आती है। गरीब अमीरों की लड़ाई चलती है। अमीर लोग गरीबों को दबा देते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं और तरह तरह की बातें वहाँ पर होती हैं। स्टोरी में होता ये है कि आगे मार्कस एवरमोंट, जो चार्ल्स डर्नी के अंकल होते हैं, बहुत अकड़ू घमंडी टाइप के होते हैं और रिच तो होते ही हैं, अपनी बग्गी पर बैठकर स्पीड से अपनी हवेली की तरफ जाते हैं और रास्ते में एक गरीब का बच्चा उनकी बग्गी के सामने आ जाता है और उस बग्गी में दबकर उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। उसके पिता पास में ही खड़े होते हैं और ये सब देखकर हाथ जोड़कर रोने लगते हैं। एवरमोंट अपनी बग्गी रोककर उस पिता की ओर एक सिक्का उछालते हैं और बोलते हैं, ये लो तुम्हारा हर्ष जाना, और एवरमोंट अपनी हवेली की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों उस रोते हुए बच्चे का पिता का नाम गैस्पर्ड था। ये चीज़ें आप याद रखिए, छोटी छोटी कुछ बातें इसमें नोट करते जाइएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी भी हो सकती है। तो देखिए आगे होता ये है, चार्ल्स डर्नी ब्रिटेन से फ्रांस वापस आता है, ठीक है, अपनी फैमिली से रिश्ता तोड़ने के लिए, क्योंकि उसे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी। कि उसे पता चल गया था कि उसकी फैमिली गरीबों पर जुल्म करती, ये सारी चीज़ें उसे पता चल चुकी थी। रात मार्कस एवरमोंट अपने कमरे पर सोया रहता है और उसका मर्डर हो जाता है। यह मर्डर उसी बच्चे का पिता करता है, जिसमें गैस्पर्ड करता है, जिस बच्चे को मार्कस एवरमोंट ने अपने बग्गी के नीचे दबाकर मार दिया था। गैस्पर्ड मर्डर करने के बाद एक चिट्ठी छोड़ जाता है और उस चिट्ठी पर लिखा रहता है जैकस। इसके बाद चार्ल्स डर्नी अपनी फैमिली से रिश्ता तो तोड़ देता है और वहाँ से वापस इंग्लैंड आ जाता है। इंग्लैंड में डॉक्टर मैनेट के यहाँ तीनों, चार्ल्स डर्नी, स्ट्रेवर और सिडनी कॉर्टन, तीनों आते हैं। दोस्तों ट्विस्ट की बात यह है कि ये तीनों कहीं ना कहीं लूसी मैनेट को पसंद करने लगते हैं और उसे प्रपोज भी करते हैं। तीनों लूसी को ट्राई करते हैं, लूसी को प्रपोज करते हैं, लेकिन लूसी केवल चार्ल्स डर्नी को मिलती है। और सिडनी कॉर्टन बोलता है, चलो कोई नहीं, मुझे ना मिली ना सही, पर तुम्हारा साथ मैं दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। और फिर चार्ल्स डर्नी और लूसी की शादी हो जाती है। डॉक्टर मैनेट को चार्ल्स डर्नी का असली नाम पता नहीं रहता, लेकिन शादी के बाद पता चल जाता है कि चार्ल्स डर्नी जो है एवरमोंट फैमिली से बिलोंग करता है। और जैसे ही ये सुनता है उनका दिमागी संतुलन फिर बिगड़ जाता है डॉक्टर मैनेट का, क्योंकि डॉक्टर मैनेट एवरमोंट फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और उन्हें एवरमोंट फैमिली की सारी असलियत पहले से पता थी। और दोस्तों एवरमोंट फैमिली के कारण ही डॉक्टर मैनेट 18 साल बेस्टाइल जेल में बंदी बने थे। डॉक्टर मैनेट का दिमागी संतुलन बिगड़ने से होता है वो वापस जूते सिलने का काम शुरू कर देते हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि उनको लगता है यार उनका दामाद उसी फैमिली से है जो गरीबों पर जुल्म करता है, अत्याचार करता है। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग पर बैठ जाती हैं। इसके बाद डर्नी और लूसी हनीमून पर जाते हैं
कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल गुजरते जाते हैं और टर्नी और लूसी की एक छोटी बेबी होती है। सन 1789। अब यहाँ फिर फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ और इसमें सबसे बड़ा हाथ डिफार्ज फैमिली का था। डिफार्ज फैमिली जिसने डॉक्टर मैनेट को अपने घर पर पनाह दी थी। डिफार्ज फैमिली किसानों को भड़काने लगती है और बेस्टाइल किले पर हमला करने के लिए उकसाती है। यह वही किला है जहाँ पर डॉक्टर मैनेट को 18 साल तक कैद करके रखा गया था। मिस्टर और मिसेस डिफार्जे किसानों को भड़का देती है और फिर भड़काने के बाद उन किसानों के साथ मिलकर बेस्टाइल किले पर हमला कर देती है। डॉक्टर मैनेट को जिस जेल पर रखा गया था वहाँ पर डिफार्जे फैमिली जाती है और डिफार्जे फैमिली को वहाँ एक चिमनी मिलती है, उसमें एक लेटर मिलता है जो डॉक्टर मैनेट ने रखा था। दोस्तों यहाँ तक आपका स्टोरी का सेकंड पार्ट ख़त्म होता है और शुरू होता है थर्ड पार्ट, द ट्रैक ऑफ स्टॉर्म। दोस्तों इसमें चार्ल्स डर्नी की फैमिली में एक नौकर रहता है गेबल। गेबल डर्नी को संदेश भेजता है चार्ल्स डर्नी को एवरमोर नाम से और बोलता है यहाँ के लोग पागल हो गए हैं, हेल्प करो हेल्प करो। चार्ल्स डर्नी को जैसे ही लेटर मिलता है उसे लगता है कि गेबल को बचाना चाहिए। वह उसे बचाने के लिए किसी को भी बिना बताए वहाँ से पेरिस के लिए निकल जाता है और जब वह पेरिस पहुँचता है वहाँ के लोग उसको पकड़ लेते हैं। अब जैसे ही लूसी और डॉक्टर मैनेट को ये पता चलता है कि पेरिस में डर्नी को पकड़ लिया गया है, अब उसको बचाने के लिए वो दोनों वहाँ से पेरिस के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों मिस्टर और मिसेस डिफार्जे चार्ल्स डर्नी की फैमिली के पीछे रहती है क्योंकि इस फैमिली में उसके अंकल और पिता ने मैडम डिफार्जे की बहन के साथ रेप किया था, इसलिए वह उसकी फैमिली को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहती थी और एवरमोंट फैमिली से बदला लेना चाहती थी। अब यह बात सिडनी कार्टन डिफार्जे के घर जाकर चुपके से सुन लेता है। अब सिडनी कार्टन और मिस्टर जार्विस लॉरी दोनों प्लान करते हैं कि यार कैसे भी करके हमें उन्हें बचाना होगा। दोनों प्लान करते हैं कि तुम गाड़ी तैयार रखना, मैं चार्ल्स को छुड़ाकर इंग्लैंड ले जा लूँगा। सिडनी कार्टन, चार्ल्स डर्नी दोनों एक ही शक्ल के होते हैं, ये तो आपको पता है। तो सिडनी कार्टन चार्ल्स डर्नी की जेल में जाता है और उसको बेहोश करके उसके कपड़े बदल देता है। वह चार्ल्स को बाहर निकाल देता है परंतु खुद उसी जेल में उसी के कपड़े पहनकर वहाँ रुक जाता है ताकि लोगों को लगे कि ये चार्ल्स डर्नी है। इसी बीच मिस्टर डिफार्जे लूसी को नुकसान पहुँचाना चाहती है परंतु लूसी की नौकरानी और डिफार्जे के बीच हाथापाई हो जाती है और फिर डिफार्जे अपनी गन निकालती है और गलती से खुद डिफार्ज को लग जाती है। लूसी की नौकरानी का नाम मिसिस प्रोस होता है, याद रखिएगा आप लोग। गोली चलने से धमाका होता है और इस धमाके की आवाज़ से मिसिस प्रोस बेहोश हो जाती है। सभी लोग इंग्लैंड के लिए निकल जाते हैं पर सिडनी कार्टन जो कि चार्ल्स डर्नी का दोस्त होता है वकील, वह वहीं फंस जाता है। दोस्तों सिडनी कार्टन जो लूसी को बहुत पसंद करता था, उसने लूसी से कहा था, लूसी तुम मुझे ना मिली ना सही लेकिन मैं तुम्हारा आखिरी समय तक साथ निभाऊंगा। इसलिए वह चार्ल्स डर्नी को मरने से बचा लेता है। चार्ल्स डर्नी, लूसी, डॉक्टर मैनेट सही सलामत वहाँ से निकल तो जाते हैं लेकिन सिडनी कार्टन जो वहीं पर रुक जाता है जेल में, उसको गिलोटिन नाम का एक मशीन रहता है, उसमें उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। दोस्तों सिडनी कार्टन लूसी के कारण चार्ल्स डर्नी को बचा लेता है और खुद शहीद हो जाता है। इसलिए इस स्टोरी का असली हीरो सिडनी कार्टन को भी माना गया है। ठीक है दोस्तों, ये स्टोरी यहीं तक थी। आई होप आपको पसंद आई होगी।
स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।